Hello students, in our last video, we are done with this revision of some of the most important topics of English grammar like degrees of comparison, change the voice, simple compound complex, rhetorical question, etc. In this video, this is the part 2 of quick grammar revision, and in this video, we'll do remaining topics like direct indirect speech, modal auxiliary, figure of speech, infinitive gerund, etc. So let us start with first topic, direct indirect speech. I have already explained this topic in detail and link to that video is given in the description box. In this video, I'll explain you this topic in short. Okay, because we are doing revision of the grammar topics. So let us start. तो सबसे पहला topic है direct indirect speech. In order to solve direct indirect speech, you must understand what is direct speech and what is indirect speech. Right now, I am communicating with you. मैं अभी आपसे communicate कर रही हूँ और मैं आपको बोलती हूँ I am not feeling well. तो ये हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और इस कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच. ये स्पीच हो रही है डायरेक्ट स्पीच में. फर्स्ट पर्सन इज कम्युनिकेटिंग विद सेकंड पर्सन. When you want to report this communication to someone else, अगर आप यही चीज किसी और को रिपोर्ट करना चाहते हो, तो जब मेरी कही हुई बात आप किसी और को रिपोर्ट करोगे तो आप कैसे रिपोर्ट करोगे? मैंने आपको बोला आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो यही चीज अगर आप किसी को रिपोर्ट करोगे तो यू विल रिपोर्ट लाइक शी सेड दैट शी वाज नॉट फीलिंग वेल. ओके, आई सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल बट यू यूज शी इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई, क्योंकि आप मेरे बारे में बात कर रहे थे. तो आपने शी यूज नहीं किया, आपने कुछ चेंजेस किए, आपने मेरी कही हुई बात अपने खुद के शब्दों में बताई. तो आपने जो बात रिपोर्ट की उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे. राइट? तो आपने जो बोला थर्ड पर्सन को वो रिपोर्टेड स्पीच में होगा. अभी इस समय हम दोनों के बीच में बात हो रही है. राइट नाउ इट्स 4 PM और हम दोनों के बीच में बात हो रही है. मैं आपको बोल रही हूँ आई एम नॉट फीलिंग वेल, और वही बात अगर आप आपके फ्रेंड को जाके बताते हो आफ्टर दिस लेक्चर 4:30 को, 4:15 को, 4:02 को, तो आप जब 4:15 को बात करोगे तो आप उस बारे में बात करोगे जो हमारे बीच में ऑलरेडी हो चुकी है. मतलब रिपोर्टेड स्पीच में आप पास्ट टेंस के बारे में बात करोगे तो टेंस में कुछ चेंजेस होंगे. जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे तो टेंस में कुछ चेंजेस होंगे. देन प्रोनाउन आप चेंज करोगे. मैंने आई बोला तो आपने शी यूज किया. वैसे ही आपको यही रूल्स अप्लाई करने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त. डायरेक्ट स्पीच विल बी गिवन टू यू इन योर एग्जाम एंड यू विल बी सपोज टू चेंज दैट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सो व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट यू हैव टू अप्लाई 4 बेसिक रूल्स. और वो 4 बेसिक रूल्स में से 2 रूल्स अभी हमने समझ लिए. उन 4 बेसिक्स रूल में से फर्स्ट रूल है कि यू हैव टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास. डायरेक्ट स्पीच हमेशा आप इन्वर्टेड कॉमास में देखोगे, बट जब उस डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आप इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करोगे. राइट? तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए फर्स्ट रूल इज रिमूव इन्वर्टेड कॉमास. उसके बाद सेकेंड रूल इज यूज दैट इन द प्लेस ऑफ कॉमा. जो आप रिपोर्टेड वर्ब के बाद कॉमा यूज करते हो, डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा दी जाती है उसको रिमूव करके आप इनडायरेक्ट स्पीच में THAT दैट यूज करोगे. थर्ड रूल इज टेंसेस में चेंज होगा और फोर्थ रूल इज प्रोनाउन चेंज होगा. ये 4 बेसिक रूल्स है जो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने वक्त यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल, रीमा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में होगा आई एम नॉट फीलिंग वेल. तो ये है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस. यू विल अप्लाई फर्स्ट रूल, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, देन कॉमा के जगह पे दैट, रीमा सेड दैट, आई के जगह पे शी बिकॉज रीमा इज अ गर्ल, प्रोनाउन चेंज किया आपने, टेंस चेंज किया. अगर डायरेक्ट स्पीच इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस यू विल चेंज इट इनटू पास्ट टेंस, एंड इफ डायरेक्ट स्पीच इज गिवन इन पास्ट टेंस यू हैव टू राइट इनडायरेक्ट स्पीच इन पास्ट परफेक्ट टेंस. राइट? तो यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट टेंस में है डायरेक्ट स्पीच तो आप पास्ट टेंस में चेंज करोगे. एम दिया है तो आप उसका पास्ट करोगे वॉज. तो आंसर इज रीमा सेड दैट शी वॉज नॉट फीलिंग वेल. इतना ही है. अब ये जो क्वेश्चन था आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम बिजी, ये सब क्या है? ये इंफॉर्मेटिव मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, मतलब असर्टिव सेंटेंसेस है. तो अगर आपको एग्जाम में असर्टिव सेंटेंस ना आके इंटरोगेटिव सेंटेंस आया या इंपरेटिव सेंटेंस आया या आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया, इन दैट केस हाउ यू आर सपोज टू डील विद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से कैसे डील करना है, ये चारों रूल्स आपको याद रखने हैं. इन चारों में से एक ही रूल में देयर विल बी सम चेंजेस, कुछ चेंजेस होंगे. अब वो क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए. उससे पहले एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. सीमा सेड आई लाइक आइसक्रीम्स. अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए वी विल रिमूव इन्वर्टेड कॉमास.
सेकेंड रूल दैट इन द प्लेस ऑफ कॉमा, तो सीमा सेड दैट, आई के जगह पे होगा शी। सीमा सेड दैट शी लाइक्ड आइसक्रीम, लाइक प्रेजेंट में है, उसका पास्ट होगा लाइक्ड, तो सीमा सेड दैट शी लाइक्ड आइसक्रीम्स। इसी जगह पे अगर आपको इंटरोगेटिव क्वेश्चन आएगा तो व्हाट यू विल डू, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है WH से, दूसरा इंटरोगेटिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है जहां पे WH नहीं यूज किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, सीमा सेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग, और दूसरा क्वेश्चन है सीमा सेड कॉमा कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां पे दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। एक में कैन से स्टार्ट हो रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस जो येस नो क्वेश्चन है, येस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो WH से स्टार्ट हो रहा है। आपको चारों रूल्स सेम अप्लाई करने हैं, देयर विल बी माइनर चेंजेस, और वो चेंजेस क्या है। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस WH से स्टार्ट हुआ दिखाई दे तो आप सेकेंड रूल अप्लाई नहीं करोगे, यू वोंट यूज दैट इन द प्लेस ऑफ कॉमा, आप कॉमा के जगह पे कुछ भी यूज नहीं करोगे। वेयरएज अगर सेंटेंस WH से स्टार्ट नहीं होता है तो आप क्या करोगे, अगर सेंटेंस WH से स्टार्ट नहीं होता है तो आप कॉमा के जगह पे दैट तो नहीं यूज करोगे, बट कॉमा के जगह पे यू विल ईदर यूज इफ और वेदर, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आपको यूज करना। इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको आता है रीमा सेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका आंसर आप लिखोगे रीमा आस्क्ड, सेड के जगह पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आस्क्ड आएगा, कॉमा के जगह पे आप कुछ नहीं डालोगे, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करोगे, देन व्हाट से ही स्टार्ट करोगे, व्हाट प्रोनाउन चेंज करोगे, यू का प्रोनाउन हो जाएगा आई, व्हाट आई वाज डूइंग, ओके, तो टेंस चेंज किया मैंने, राइट। तो इस तरीके से मैंने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस WH से स्टार्ट नहीं होता है तो किस तरीके से आप इफ और वेदर यूज करोगे, देखिए, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास डू यू लाइक कॉफी क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आपको WH क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आप क्या करोगे, ही आस्क्ड मी वेदर या इफ, दोनों में से कोई भी एक वर्ड डालोगे, ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफी। अगर डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस से, फॉर एग्जाम्पल ही सेड कॉमा प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ही सेड कॉमा डू योर ओन वर्क। अब ये दोनों सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस है जिसमें एक में ऑर्डर है तो दूसरे में रिक्वेस्ट है, तो ऑर्डर वाला सेंटेंस और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और अगर ये डायरेक्ट स्पीच में आ गए तो आप इनडायरेक्ट कैसे करोगे, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ रूल सेम लगेगा, सेकेंड रूल में चेंजेस होंगे, और क्या चेंजेस होंगे, बहुत ही सिंपल चेंजेस हैं। सेकेंड रूल में हम असर्टिव सेंटेंसेस में दैट यूज कर रहे थे इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉमा, तो यहाँ पे हम इंपरेटिव सेंटेंसेस में टू यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज टू, TO2 इन द प्लेस ऑफ कॉमा। तो कैसा सेंटेंस होगा, रीमा सेड कॉमा क्लोज द डोर, तो यहाँ पे रीमा ने ऑर्डर किया है तो इंस्टेड ऑफ सेड वी विल राइट ऑर्डर्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, रीमा ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। रीमा सेड कॉमा प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे रीमा ने रिक्वेस्ट किया है तो व्हाट वील डू, रीमा रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे हमने सारे रूल सेम लगाए, सिर्फ सेकेंड रूल में चेंजेस किया। लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आपको एग्जाम में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है डायरेक्ट स्पीच में तो आप उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे, सेड के जगह पे आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड दैट। अगर बहुत खुशी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, अगर दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अगर सरप्राइज की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद एस्टोनिशमेंट या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम में आता है रीमा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में अलास माई कैट डाइड, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होंगे, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, कॉमा के जगह पे दैट आएगा तो रीमा सेड ना लिख के एक्सक्लेम लिखेंगे, कैट मर गई है इट मीन्स शी इज वेरी सैड, रीमा एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट माई कैट हैड डाइड का क्या होगा, हर, माई का हर हो जाएगा, हर कैट हैड डाइड, पास्ट टेंस था इसलिए मैंने पास्ट परफेक्ट किया, माई कैट डाइड पास्ट टेंस है तो उसे मैंने पास्ट परफेक्ट किया, हैड डाइड, ओके। तो इस तरीके से हमें
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से डील करना है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ इरेगुलर वर्ड्स होते हैं, जैसे टुमारो को द नेक्स्ट डे लिखा जाता है, यस्टरडे को द डे बिफोर लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपके स्क्रीन पे आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच में अगर ये चेंजेस हुए, ये वर्ड्स आए, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये वर्ड्स लिखने हैं। आप चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप सेंटेंसेस सॉल्व करते वक्त रेफर कर पाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे ग्रामर टॉपिक्स के सेंटेंसेस आपको सॉल्व करवाऊं, तो जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं सारे ग्रामर टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस कुछ आपसे सॉल्व करवाऊंगी, जो सॉल्व करने के बाद बहुत ज्यादा ईजी होगा ग्रामर को करना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में जो इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है वो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, जिसमें कंपैरिजन होता है और लाइक और एज वर्ड यूज किया जाता है। दो ऑब्जेक्ट्स में, दो पीपल में कंपैरिजन किया जाता है और लाइक और एज वर्ड यूज किया जाता है। डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज लाइक अ टाइगर, ये उसे टाइगर के साथ कंपेयर किया गया है और लाइक वर्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट, मेटाफर। मेटाफर में कंपैरिजन किया जाता है और जो कंपैरिजन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब लाइक और एज वर्ड यूज नहीं किया जाता। जैसे ही इज अ टाइगर, इसमें उसको टाइगर के साथ कंपेयर किया है बट लाइक और एज वर्ड नहीं यूज किया है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है। नेक्स्ट इज हाइपरबली। हाइपरबली क्या होता है? हाइपरबली में बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। ओवर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स जो ट्रुथ नहीं होते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वोंट ईट आई विल डाई ऑफ हंगर। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर तुम नहीं खाओगे तो सच में भूख से मर जाओगे। तो ये ओवर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट था, ठीक है। अब बड़ा चढ़ा के बताया गया था कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। नेक्स्ट इज एंटीथीसिस। एंटीथीसिस में दो अपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं एक ही सेंटेंस में, जैसे ओपन और क्लोज। ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में यूज किए जाएंगे तो वो सेंटेंस होगा एंटीथीसिस का। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में ऑपोजिट स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं। एंटीथीसिस में जैसे ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, वैसे पैराडॉक्स में ऑपोजिट स्टेटमेंट्स होते हैं। अगर आप दूर से देखोगे ना पैराडॉक्स को, तो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होगा, ऐसे लगेगा कि ये सच नहीं है। बट अगर आप उसको समझोगे तो आपको वो उसका ट्रुथ समझ में आएगा, वो ट्रू फैक्ट है, आपको वैसा समझ में आएगा। जैसे इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अगर आप ये देखोगे तो अजीब सा है कि अंत की शुरुआत, बट अंत की शुरुआत सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो ये ऑपोजिट स्टेटमेंट्स अगर यूज किए जाएं तो उसे कहा जाता है आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, कि मुझे एक चीज पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। ये भी पैराडॉक्स है कि आई नो वन थिंग, आई नो नथिंग, ये दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट्स है। तो जहां पे ऑपोजिट स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं वो स्टेटमेंट होता है, वो फिगर ऑफ स्पीच होता है पैराडॉक्स का। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में दोनों अपोजिट वर्ड्स साथ में यूज किए जाते हैं। तो वो एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड्स नहीं होते हैं, बट फिर भी वो अपोजिट्स कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को, और वो हमेशा साथ में ही यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज एन ओपन सीक्रेट। वो एक खुला हुआ सीक्रेट। तो सीक्रेट कभी खुला हुआ नहीं होता है। ओपन और सीक्रेट ये दोनों अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है, बट एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है, क्योंकि ओपन का एग्जैक्ट अपोजिट क्लोज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीमोरन का फिगर ऑफ स्पीच है। ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया में साउंड एक्सप्रेस किया जाता है। किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर का, कोई भी साउंड, कोई भी वस्तु का साउंड एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे बार्किंग, नॉकिंग, क्रैकलिंग, ये सब साउंड्स है। तो ये साउंड अगर एक्सप्रेस किया जाए किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस को फिगर ऑफ स्पीच लगता है ओनोमेटोपिया का। पर्सोनिफिकेशन में लिविंग बीइंग के एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज दिए जाते हैं नॉन लिविंग बीइंग को। जब लिविंग बीइंग का कोई क्वालिटी, डांसिंग का, बार्किंग का, डांसिंग का, शाउटिंग का, अगर किसी नॉन लिविंग बीइंग को दिया जाए तो वो सेंटेंस को फिगर ऑफ स्पीच लगता है पर्सोनिफिकेशन का। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्स आर डांसिंग इन द स्काई। स्टार्स डांस नहीं करते हैं, डांसिंग एक क्वालिटी है लिविंग बीइंग की। तो यहाँ पे ये क्वालिटी दी गई है नॉन लिविंग थिंग को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को। तो ये सेंटेंस को फिगर ऑफ स्पीच लगेगा पर्सोनिफिकेशन का। नेक्स्ट एक सिनेक्डॉक। सिनेक्डॉक क्या होता है? अ पार्ट फॉर होल, अ होल फॉर पार्ट। जब कोई पार्ट पूरे होल को रिप्रेजेंट करे या पूरा कोई होल एक पार्ट को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वॉन क्रिकेट मैच। यहाँ पे पूरे इंडिया ने क्रिकेट मैच नहीं जीता है, वो 12 प्लेयर्स ने जीता है। तो यहाँ पे पूरा इंडिया सिर्फ एक 12 प्लेयर्स को, एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
एलिट्रेशन आपको पता ही है, सिंगल लेटर अगर रिपीट हो तो। रिपीटेशन आपको पता है, सेम सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा सेम वर्ड रिपीट हो तो वो रिपीटेशन होता है। टोटोलॉजी में क्या होता है, सेम मीनिंग वर्ड्स, दो ऐसे वर्ड्स जो सेम मीनिंग कन्वे करे वो एक ही सेंटेंस में यूज किए जाए, उसे टोटोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट इज क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस दिया जाता है वर्ड्स को, और एंटी क्लाइमेक्स में डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे आपके लाइफ में आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली, ये तीन लोग हैं, तो आई लाइक टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फैमिली को है, फिर रिलेटिव्स को है, फिर फ्रेंड्स को है। अगर इसका असेंडिंग करेंगे तो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली। तो असेंडिंग होगा तो क्लाइमेक्स, डिसेंडिंग होगा तो एंटी क्लाइमेक्स। नेक्स्ट टॉपिक, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव इज टू प्लस वर्ब एंड जेरेंड इज वर्ब प्लस आईएनजी। आपको जो एग्जाम्पल दिख रहा है आपके स्क्रीन पे वो इन्फिनेटिव और जेरेंड का एग्जाम्पल है। पहले सेंटेंस में मैंने इन्फिनेटिव से जेरेंड किया हुआ है और दूसरे सेंटेंस में जेरेंड से इन्फिनेटिव किया हुआ है। तो जेरेंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। आपको एग्जाम में वर्ब प्लस आईएनजी दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट में जेरेंड दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि उस स्टेटमेंट को इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ अंडरलाइन वर्ब लिखो। तो उस वर्ब का आपको इन्फिनेटिव करना है, मतलब अगर मेकिंग है तो टू मेक करना है, प्लेइंग है तो टू प्ले करना है। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो टू प्ले एक इन्फिनेटिव फॉर्म है। अगर आपको इसका जेरेंड करना है तो क्या करोगे, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। ओके, तो इस तरीके से आपको इन्फिनेटिव जेरेंड को अटेम्प्ट कर। नेक्स्ट इज मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसमें ऑलरेडी एक मॉडल ऑक्सिलरी यूज किया जाएगा और ब्रैकेट में आपको डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप कोई ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी यूज करो जिसका फंक्शन आपको बता दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ इट मे रेन टुडे, तो मैंने मॉडल ऑक्सिलरी इसमें यूज किया मे, जो क्या एक्सप्रेस करता है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कि पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलती हूँ कि आपको कोई ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है जिसका फंक्शन है सर्टेनिटी, तो आप क्या लिखोगे, मे के जगह पे विल लिखोगे। तो आपको ये समझना है कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी क्या फंक्शन प्ले करता है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले जो मॉडल ऑक्सिलरी हम करेंगे वो है शुड। शुड क्या रोल प्ले करता है, सजेशन, एडवाइस, कंपल्शन। सजेशन, एडवाइस एंड कंपल्शन। नेक्स्ट मस्ट। मस्ट, कंपल्शन, ऑब्लिगेशन। कंपल्शन एंड ऑब्लिगेशन। मे, possibility, probability and permission. Can, ability and permission. Ability, capability or permission. Will, certainty. Would, a formal request. Might, it is again probability, and might not is prohibition. These are some common model auxiliaries which you can अंडरस्टैंड फॉर द पर्पज ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, सी अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि आई मे कंप्लीट माई होमवर्क, हो सकता है मैं मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लूं, तो अगर आपको ब्रैकेट में लिखा लगता है रीराइट यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी विच शोज कंपल्शन, या रीराइट यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी विच शोज कैपेबिलिटी, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मे यू विल राइट कैन, आई कैन कंप्लीट माई होमवर्क। ओके, तो इस तरीके से आपको फंक्शन याद रखने हैं एंड देन मॉडल ऑक्सिलरी, प्रॉपर मॉडल ऑक्सिलरी जो आपसे पूछा गया है वो यूज करके आप इसमें इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो है इफ अनलेस, इफ नॉट और अनलेस। अब अनलेस का मीनिंग क्या होता है, आपको कभी कभार बोला जाता है कि रिमूव अनलेस एंड यूज इफ नॉट, या रिमूव इफ नॉट यूज अनलेस। तो इफ नॉट को रिमूव करके आपको अनलेस लिखना है। अगर अनलेस ऑलरेडी लिखा है तो अनलेस अगर आप रिमूव करोगे तो आपको सिर्फ इफ नहीं डालना है, इफ के साथ नॉट भी डालना है। एक सेंटेंस में बीच के पार्ट में कॉमा दिया जाता है, कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है वो आपको सेम लिखना है जैसा दिया है। चेंजेस कहाँ होंगे, कॉमा के पहले वाले सेंटेंस में जहां पे अनलेस लिखा हुआ है, अनलेस वाले पार्ट का जो सेंटेंस है उसमें चेंजेस होंगे। सपोज आपको लिखा है अनलेस यू कम टुमारो, कॉमा यू विल नॉट बी एबल टू मीट हिम। तो यहाँ पे अनलेस को हटा के अगर आपको इफ नॉट डालना है तो आप क्या लिखोगे, इफ यू डोंट कम टुमारो,
कॉमा आगे का सेंटेंस सेम होगा। तो अनलेस के जगह पे सिर्फ इफ डालोगे तो क्वेश्चन और आंसर का मीनिंग चेंज हो जाएगा। अनलेस के जगह पे आपको इफ के साथ नॉट भी डालना है। और अगर सेंटेंस जहां पे अनलेस है वहां पे अगर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है तो इट्स ओके, वही लिखना है। नहीं दिया है तो नॉट डालने से पहले डू, डस और डिड, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है, या सेकेंड पार्ट का हेल्पिंग वर्ब भी आप यूज कर सकते हो। जैसे इसमें मैंने डू यूज किया, तो डू ना यूज करके आप विल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सेकेंड पार्ट में विल दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मैं इफ, नॉट और अनलेस का टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो एक डिटेल टॉपिक, डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगी, जिसमें आप इफ अनलेस के बारे में डिटेल में जान पाएंगे, और वो भी शॉर्ट वीडियो होगा बट डिटेल में होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, थैंक यू।